नमस्कार दोस्तों, कुमार कौशल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सीरीज़ है सामान्य हिंदी एवं साहित्य। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ सामान्य हिंदी एवं साहित्य है, जिसे आगामी परीक्षा यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। जिसमें पहला प्रश्न है, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा अपनी माता द्वारा सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर एवं पर्यावरण से सीखता है। अगला ऑप्शन है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय से सीखता है, जिसका सही ऑप्शन है सी। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार एवं पर्यावरण से सीखता है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है दिल्ली प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की, इन दोनों प्रदेशों की, इनमें से किसी भी प्रदेश की नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, इन दोनों प्रदेशों की, यानी हिंदी राजभाषा है दिल्ली प्रदेश की भी और हरियाणा प्रदेश की भी। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया, जनभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा ये सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, हिंदी भारत की जनभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। अगला प्रश्न है, जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे किसी देश के सभी व्यक्ति जानते और प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है, जिसके माध्यम से जन प्रचार किया जाता है। अगला ऑप्शन, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अगला ऑप्शन है, जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, जिसमें सही ऑप्शन है डी, जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरों से संपर्क करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं संकेत, चिन्ह, ध्वनि, उपर्युक्त सभी, जिसमें सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी। भाषा के मुख्य तत्व संकेत भी है, चिन्ह भी है और ध्वनि भी है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा का मुख्य रूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, उपर्युक्त दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, उपर्युक्त दोनों। भाषा का मुख्य रूप होता है शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा के मूल तत्व हैं लिपि, शब्द, वाक्य, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, ये सभी। लिखित भाषा के मूल तत्व लिपि भी है, वाक्य भी तथा शब्द भी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अक्षर, शब्दों से, वाक्य से, इन सभी के एक साथ शिक्षण से। जिसका सही ऑप्शन है ए, अक्षरों से। हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना अक्षरों से शुरू करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं, उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी। बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए अनुलेख, प्रतिलेख तथा सुलेख प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए। अगला प्रश्न है, मौखिक पठन पाठन से क्या लाभ है। मौखिक पठन पाठन से क्या लाभ है। लिखित भाषा में सुधार होता है, मौखिक भाषा में सुधार होता है, इन दोनों में सुधार होता है, कोई लाभ नहीं होता है। जिसका सही ऑप्शन है सी, इन दोनों में सुधार होता है। मौखिक भाषा के मौखिक पठन
से इन दोनों भाषाओं में सुधार होता है, यानी मौखिक पठन से लिखित भाषा में भी सुधार होता है, मौखिक भाषा में सुधार होता है। सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते और प्रयोग करते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश वही होता है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते और प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? डाल्टन का, लेडी मॉन्टेसरी का, फ्रोबेल का, मिस हेलन पार्कहर्स्ट का। इसका सही ऑप्शन है बी, लेडी मॉन्टेसरी का। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, ये विचार लेडी मॉन्टेसरी का है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि अनुकरण विधि है, अभ्यास विधि है, संरचनात्मक विधि, उपर्युक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, भाषा शिक्षण की मुख्य विधि अनुकरण भी है, अभ्यास भी है तथा संरचनात्मक भी विधियां हैं, यानी डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? भाषा का मुख्य घटक है व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी। भाषा का मुख्य घटक व्याकरण भी, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल तीनों हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल का रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा कौशल का रूप है बोलना, सुनना, लिखना पढ़ना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है डी, भाषा कौशल का रूप होता है बोलना, सुनना, लिखना पढ़ना दोनों, यानी सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? प्रयोग, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण। इसका सही ऑप्शन है प्रयोग। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद प्रयोग होता है, इसमें सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है? सहचर्य का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत, सहचर्य का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत तीनों, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कर्थवाल, ब्लूम एवं मेसिया ने व्यवहार के किस अनुक्षेत्र हेतु अपनी टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, दूसरा भावात्मक अनुक्षेत्र, सी मनोगामिक अनुक्षेत्र और डी है ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक अनुक्षेत्र, जिसका सही ऑप्शन है बी, भावात्मक अनुक्षेत्र। कर्थवाल, ब्लूम, मेसिया ने व्यवहार के किस अनुच्छेद हेतु अपनी टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की है? तो भावात्मक अनुक्षेत्र में टैक्सोनॉमी अपनी प्रस्तुत करी है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्गीकृत
कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी? ऑप्शन है B.S. ब्लूम ने, RCEM विधि ने, रॉबर्ट मेगर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है C, रॉबर्ट मेगर ने। कार्य सूचित क्रियाओं की सूची रॉबर्ट मेगर ने बनाई। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लूम की ज्ञानात्मक उद्देश्यों संबंधी टैक्सोनॉमी का विश्लेषण। टैक्सोनॉमी में विश्लेषण किस निम्न में से उच्च बौद्धिक स्तर की दृष्टि से किस क्रमांक पर रखा गया? 3, 4, 5 तथा 6। जिसका सही ऑप्शन है 5। ब्लूम की ज्ञानात्मक उद्देश्यों संबंधी टैक्सोनॉमी का विश्लेषण 5 है। इसका उच्च बौद्धिक स्तर 5वां स्तर है, यानी C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, नीचे दिए गए शब्द समूह में से बेमेल शब्द छांट कर लिखिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, सुधार। जिसका सही ऑप्शन है सुधार। सारे मेल खा रहे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, अवबोधात्मक, ये सारे मेल खा रहे, यानी ये तीनों गलत हैं। करेक्ट है आपका D, सुधार। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए। इनमें सही ऑप्शन है A, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना उद्देश्य से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रहात्मक, ग्रहात्मक, सराहनात्मक, सृजनात्मक, अभिव्यंजनात्मक। इसका सही ऑप्शन है ग्रहात्मक। मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना ग्रहात्मक उद्देश्य से संबंधित है। अगला और 25वां प्रश्न है आपका, ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित अंतिम उद्देश्य है बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण। जिसका सही ऑप्शन है C, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? अवधी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। इसमें सही ऑप्शन है A, अवधी। अवधी हिंदी की एक बोली है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में तथा 6 वर्गों में। इसका सही ऑप्शन है D, 6 वर्गों में। ब्लूम टेक्नोलॉजी में ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 28, हिंदी राजभाषा है केरल की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक प्रदेश की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है D, इनमें से कोई नहीं। हिंदी राजभाषा न केरल की है, न कर्नाटक की, न आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, व्याकरण शिक्षण का उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है आगमन, निगमन, आगमन निगमन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आगमन निगमन दोनों। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन निगमन है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा किस विधि से दी जाती है?
जिसका करेक्ट आंसर है डी सभी। वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा प्रत्यक्ष विधि से दी जाती है, संरचनात्मक विधि से भी दी जाती है तथा अप्रत्यक्ष विधि से भी दी जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो कंटिन्यू रखना है कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका दिन शुभ हो।